का प्रसार करना। बढ़ते हैं आगे। ग्रेट ग्रीन वॉल, ठीक है, 2011 की जनगणना, और जनगणना में भारत की कुल सतत कृषि का प्रसार करना, का प्रसार करना, का प्रसार करना। बढ़ते हैं आगे। ग्रेट ग्रीन वॉल, ग्रेट ग्रीन वॉल जैसी परियोजना का प्रसार, जैसी परियोजना का प्रसार। ग्रेट ग्रीन वॉल जैसी परियोजना का प्रसार, का प्रसार। ग्रेट ग्रीन वॉल समझ रहे हैं ना आप लोग? हाँ ठीक है। राजस्थान में क्या कहते हैं आपका, अरावली के बिल्कुल पैरेलल, ठीक ना, यानी कि राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया आपका, वहाँ दिल्ली तक, कहाँ तक, दिल्ली तक हमें क्या करना है, पेड़ लगाने हैं, वृक्षारोपण करना है। और वृक्षारोपण करके क्या करना है, समझो आपका, वृक्षारोपण करके हमें क्या करना है, मरुस्थलीकरण को रोकना है। क्या करना है, मरुस्थलीकरण को रोकना है। ठीक, नेक्स्ट। जल जमाव, अम्लीकरण, लवणीकरण, क्षारीकरण करण की समस्या का प्रभावी समाधान। प्रभावी समाधान। मृदा क्षेत्र में अनुसंधान को बढ़ावा देना। अनुसंधान को बढ़ावा देना। मृदा क्षेत्र में अनुसंधान को बढ़ावा देना, बढ़ावा देना। मृदा स्वास्थ्य कार्ड, कार्ड जैसी योजनाओं, मृदा स्वास्थ्य कार्ड जैसी योजनाओं का प्रसार। मृदा स्वास्थ्य कार्ड जैसी योजनाओं का प्रसार, ठीक है, का प्रसार। ठीक, इतना सारा पॉइंट हो गया। आप इसको आराम से क्या कीजिएगा, लिख डालिएगा। तो ये हमारा हो जाएगा प्रॉपर तरीके से मृदा का क्या करना, संरक्षण करना हो जाएगा आपका। सरकार की जो योजना है आपका मृदा स्वास्थ्य कार्ड है। कौन सी योजना है, मृदा स्वास्थ्य कार्ड। उसके बाद सरकार ने अटल भूजल योजना भी बनाई है। सरकार ने क्या बनाई हुई है आपका, अटल भूजल योजना भी बताई हुई, समझो आपका, ठीक है, अटल भूजल योजना भी बनाई हुई है। आप इसमें अटल भूजल योजना भी शामिल कर सकते हो अभिभाषण में, तो यहाँ पे चाहो शामिल करना, ठीक है, तो आप शामिल कर दीजिएगा अटल भूजल योजना। अटल भूजल योजना, उसको भी आप शामिल कर सकते हैं। अटल भूजल योजना, अटल भूजल योजना, अटल भूजल योजना, ठीक है। इसके अलावा और भी देखो लिख सकते हैं, जैसे मेन जो क्या है ना आपका, सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन का अगर है, इसको नियंत्रित करना है तो हमें स्थानीय स्तर पे जागरूकता फैलाना पड़ेगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो स्थानीय समुदाय है उस स्थानीय समुदाय की भागीदारी को बढ़ाना पड़ेगा। जो स्थानीय समुदाय है उस स्थानीय समुदाय की भागीदारी को क्या करना पड़ेगा, उस स्थानीय समुदाय की भागीदारी को बढ़ाना पड़ेगा। तो चाहो लिख दीजिएगा, एक लाइन कहीं और भी लिख दीजिएगा कि मृदा संरक्षण के लिए, मृदा संरक्षण के लिए, मृदा संरक्षण के लिए
स्थानीय समुदाय, स्थानीय समुदाय या समुदायों की भागीदारी, स्थानीय समुदायों की भागीदारी, स्थानीय समुदायों की भागीदारी में वृद्धि करना, स्थानीय समुदायों की भागीदारी में वृद्धि करना, वृद्धि करना। ठीक है, ये सोल्यूशन है, ये क्या है आपके सोल्यूशन है। और ये सोल्यूशन केवल सेंट्रल गवर्नमेंट के सोल्यूशन नहीं है, ये सोल्यूशन पूरे के पूरे इंडिया के लिए है। किसके लिए है? पूरे के पूरे इंडिया में पूछेगा तो इंडिया में लागू करो, और बिहार में पूछेगा तो बिहार में लागू करना। अभिभाषण में तो ये हमारा टॉपिक यहाँ पे मृदा का टॉपिक समाप्त होता है। इसका टॉपिक समाप्त होता है, मृदा का टॉपिक हमारा यहाँ पे आपका समाप्त होता है। आराम से मृदा से संबंधित कोई क्वेश्चन पूछेगा, चाहे वो बिहार का मिट्टी हो चाहे वो भारत का मिट्टी हो, आराम से आप लिख दोगे। अभिभाषण में आराम से क्या करोगे आप? लिख दोगे। यहाँ पे आकर के हमारा भौतिक वाला पार्ट खत्म हो गया। देखिए यहाँ से हम शिफ्ट करेंगे आपका पॉपुलेशन की तरफ। कहाँ की तरफ शिफ्ट करेंगे? पॉपुलेशन की तरफ शिफ्ट करेंगे। हम शिफ्ट करेंगे आपका जनसंख्या की तरफ। जनसंख्या, देखो जनसंख्या वाले हिस्से में हम क्या पढ़ेंगे आपको बता देता हूँ। जनसंख्या वाले हिस्से में पढ़ेंगे आपका पहले जनसंख्या एवं विकास। सबसे पहले तो हम ये डिस्कस करेंगे जनसंख्या एवं विकास। जनसंख्या को किसे जोड़ दिया जाएगा? विकास के साथ जोड़ दिया जाएगा। दूसरा इसी को हम डिस्कस करेंगे आपका जनसंख्या, आर्थिक विकास के सम्मुख, आर्थिक विकास के सम्मुख एक बाधा। जनसंख्या आर्थिक विकास के सम्मुख एक बाधा, एक बाधा। ठीक है, फिर यहाँ पे मैं दिखाऊंगा आपको प्रवासन। ये मेन टॉपिक होगा हमारा, प्रवासन या माइग्रेशन। प्रवासन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। प्रवासन माइग्रेशन के बाद एक दूसरा मेन टॉपिक हो जाएगा हमारा नगरीकरण। नगरीकरण, तो दूसरा मेन टॉपिक हो जाएगा हमारा नगरीकरण। प्रवासन और नगरीकरण से हम क्या कहते हैं, यहाँ से समस्याएं पैदा करेंगे। प्रवासन और नगरीकरण से उत्पन्न समस्याएं, प्रवासन और नगरीकरण से उत्पन्न समस्याएं, इन समस्याओं का करेंगे समाधान। इन समस्याओं का समाधान किया जाएगा और इन समस्याओं का समाधान करके, समझिए, इन समस्याओं का समाधान हम करेंगे। फिर हमारा टॉपिक शिफ्ट कर जाएगा स्मार्ट शहर। ठीक है, स्मार्ट शहर की तरफ और स्मार्ट गांव की तरफ। स्मार्ट शहर और स्मार्ट गांव हमारा टॉपिक शिफ्ट कर जाएगा स्मार्ट शहर की तरफ और स्मार्ट गांव की तरफ। यहाँ पे हमारा टॉपिक शिफ्ट हो जाएगा आदिवासी में। ठीक है, ये हम टॉपिक डील करेंगे आपका जनसंख्या में। जनसंख्या टॉपिक जब खत्म हो जाएगा, जब ये जनसंख्या का टॉपिक खत्म हो जाएगा, तो फिर मैं आपको एक टॉपिक डील करूंगा उद्योग का। इसका टॉपिक डील किया जाएगा उद्योग। उद्योग का स्पेशली जो टॉपिक डील होगा बिहार के पॉइंट ऑफ व्यू से होगा। किसके पॉइंट ऑफ व्यू से होगा? बिहार के पॉइंट ऑफ व्यू से होगा। उद्योग का टॉपिक डील किया जाएगा आपके बिहार के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, बिहार के पॉइंट ऑफ व्यू में हम 3 प्रकार के उद्योगों की बातें कर लेंगे। एक होगा कृषि आधारित उद्योग। ठीक है, कृषि आधारित उद्योग। ठीक है, कृषि आधारित उद्योग में हम आपका चीनी उद्योग की बातें कर लेंगे, समझ रहे हो ना, चीनी उद्योग की बातें कर देंगे। इसके अलावा समझो आपको जो बिहार में हम उसकी बातें करेंगे। देखिए बिहार में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग भी है, लेकिन खाद्य प्रसंस्करण उद्योग इकोनॉमिक्स में डील होगा। कहाँ डील होगा? तो पहले से मैं क्लियर कर रहा हूँ, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग आपको डील होगा इकोनॉमिक्स में। कृषि आधारित उद्योग के बाद फिर हम लोग डील करेंगे, यहाँ पे डील करेंगे आपका वन आधारित उद्योग। वन आधारित उद्योग, वन आधारित उद्योग को डील कर देंगे, समझे ना आप लोग। और लास्ट में हम डील कर देंगे खनिज आधारित उद्योग। खनिज आधारित उद्योग लास्ट में डील कर दिया जाएगा, खनिज आधारित उद्योग पे। खनिज आधारित उद्योग ये टॉपिक हो जाएगा हमारा। ठीक है, ये टॉपिक हो जाएगा। ठीक है, ये टॉपिक हो जाएगा। तो फिर क्या कहते हैं आपका, हम आपका नए टॉपिक में शिफ्ट कर देंगे। एक क्लास आपदा पे होगा और एक क्लास आपका एनवायरमेंट पे होगा। ठीक है, एनवायरमेंट का क्वेश्चन जो पूछा जाता है प्रदूषण का पूछा जाता है। किसे पूछा जाता है? प्रदूषण को पूछा जाता है। तो हम आपका एनवायरमेंट में प्रदूषण पे डील करेंगे और आपदा में जब डील करेंगे तो आपदा प्रबंधन डील करेंगे। क्या डील करेंगे? आपदा प्रबंधन। आपदा प्रबंधन के क्या क्या लेवल हैं, क्या क्या स्तर है आपका। एनडीएम में क्या है, एनडीएम में हो गया, एसडीएम में हो गया, डीडीएम में हो गया आपका। देखिए आपदा प्रबंधन में आपदा के पहले प्रबंधन कैसे होता है, बाद में प्रबंधन कैसे होता है। और फिर अचानक से मेन टॉपिक हमारा डिस्कस हो जाएगा बिहार में बाढ़ और सूखा। कहाँ डील हो जाएगा? बाढ़ और सूखा। और यहाँ पे आके हमारा टॉपिक खत्म। अहवास में ज्यादा नहीं बचा, मुश्किल से आपका 3 क्लास और। अहवास में 3 क्लास और 3 क्लास में टॉपिक हम क्या कर देंगे, डील कर देंगे। ठीक है, हम चलते हैं टॉपिक में, जनसंख्या की तरफ मूव करते हैं। पहले आप एक क्वेश्चन लिखिएगा, आप फिर अब इस टॉपिक को डील करेंगे। टाइम सेट कीजिए जरा सा 8 मिनट का। इसी में कवर हो जाए, जनसंख्या में कवर हो जाएगा, उसी में टेंशन। हाँ, कहाँ सर की आवाज आ गई है? हाँ
अरे हम सब नहीं पढ़ा सकते ना बच्चे, अभिभाषण में लिमिटेड टाइम है हमारे पास। प्रीवियस जरूरी थोड़ी कि इस बार भी आ जाएगा। आपने हमसे नहीं पढ़ा, जिन लोगों ने हमसे प्री पढ़ा है, मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ बच्चों को नोट्स आपका। जिन लोगों ने मुझसे प्री पढ़ा हुआ है, मैं ऑलरेडी उन बच्चों को नोट्स दे चुका हूँ, पढ़ा चुका था आपके कितने भाग में बांटते हैं, जलवायु प्रदेश क्या होता है, ठीक है ना। आप बोल रही हैं तो टाइम बचेगा तो हम पढ़ा देंगे। हाँ बोल तो रहा हूँ, सेम चीज अप्लाई कीजिए ना आप। हमने जो आपको संरक्षण लगाया है आपका, ठीक है, क्या सॉइल हेल्थ कार्ड पूरे बिहार में लागू नहीं है? आपको नहीं पता ना, है लागू। देखिए वानिकी कार्यक्रम बिहार में लागू नहीं है, नीतीश जी कर तो रहे हैं वानिकी कार्यक्रम, कर रहे ना। अटल भू योजना क्या कहते हैं, बिहार में लागू नहीं है कि नहीं आपका। सेंट्रल गवर्नमेंट की जो योजना है पूरे का पूरे कंट्री के लिए है आपका। अब क्या करो आपका, बिहार में अलग लिख दो आपका, ठीक है, हरियाली मिशन, बिहार सरकार ने चलाया है ना, जन जीवन हरियाली मिशन, डाल दो जल जीवन हरियाली मिशन, ठीक है। जन जीवन हरियाली मिशन है क्या, पेड़ लगाना, तो वानिकी का ही पार्ट है ना। अब लाओ क्या कहते हैं, बिहार सरकार के द्वारा जन जीवन हरियाली मिशन चलाया जा रहा है, जो कि मृदा अपरदन को नियंत्रित करने का एक क्या है, उपाय है, ठीक है। तो आपको चीजें बिल्कुल सेम जाएंगी। सेंट्रल गवर्नमेंट की योजना बिहार सरकार पे लागू होगा, बिहार सरकार क्या करेगी, एक दो अलग सी योजनाएं बना देगी। अगर आपने वनस्पति वाला नोट्स देखा होगा, मिला है कि नहीं मिला है, वनस्पति का नोट्स मिला है कि नहीं मिला है, ठीक है। वनस्पति वाला नोट्स देखना, तो वनस्पति वाले नोट्स में क्या कहते हैं, मैंने लिख करके दिया हुआ है कि बिहार में वन संसाधन को संरक्षित करने के लिए बिहार सरकार ने कौन सी योजनाएं चलाई। उसमें 5-6 योजनाएं लिखा हुआ है। चूंकि ये योजनाएं वन का संरक्षण करने के लिए है, और वन का संरक्षण मृदा अपरदन को क्या करेगा, रोक देगा। तो इनडायरेक्ट रूप में ये योजनाएं किसका संरक्षण कर रही हैं, मृदा का। 4-5 योजनाओं का नाम लिख के काम खत्म कीजिए, ठीक है। कॉन्सेप्ट यही रहेगा, कॉन्सेप्ट यही रहने वाला है, आपको एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना है। मैंने जब आपको मृदा अपरदन पढ़ाया तो मैंने बताया कि आपका सबसे ज्यादा हम परेशान है परतदार अपरदन से, और परतदार अपरदन उत्तर भारत के विशाल मैदान में होता है। उत्तर भारत के विशाल मैदान में ही आपका बिहार बैठा हुआ है। बिहार का 90% 95% हिस्सा किसका है, इसका मतलब बिहार में कौन सा अपरदन होगा, परतदार। तो ये ऑलरेडी आप जान रहे हो ना, देखिए इसी को बोलते हैं कॉन्सेप्चुअल, आप जान रहे हो, आपको करना कुछ नहीं है आपका। जैसे बिहार सरकार की योजनाएं, सब कुछ यही लिखना है। मैटर ये उठे कि आपके पास इतना लिखने का टाइम है। पिछली बार जो उसने क्वेश्चन पूछा, बिहार से लेकर नहीं पूछा उसने। आदिवासी में मृदा अपरदन का जो क्वेश्चन पूछेगा, बिहार को लिंक करके नहीं पूछेगा। हाँ, यहाँ से क्वेश्चन जो पूछेगा, बिहार को लिंक करके पूछेगा कि भारत और बिहार में आपका नगरीकरण की समस्याएं क्या है। तो जो समस्या बताओ भारत में होगा, वही समस्या कहाँ होगा, बिहार में होगा आपका। सेम समस्या, अंतर कहाँ पे आएगा, अंतर आएगा आपका कि बिहार में कुछ स्पेशल प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। जैसे बिहार में आपका स्किल्ड लेबर नहीं है, तो ये आपका प्रॉब्लम आ जाएगा। बिहार में पुरानी शहर है, तो पुरानी शहर अगर है तो इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रॉब्लम आ जाएगा। ये कुछ छोटी छोटी प्रॉब्लम अलग आएंगी। भारत में नगरीकरण अगर आपका 31% है, तो बिहार में 11% है। यही अंतर आएगा ना आपका, ये छोटा छोटा अंतर आएगा। बाकी चीजें तो सेम है ना आप लोग का, बाकी चीजें क्या है, सेम है। आपको एक्स्ट्रा क्या याद करना पड़ेगा, नगरीकरण का क्वेश्चन अगर पूछा, जो पीटी में आप जानते हो, मैं यूज नहीं करूंगा, आपने पढ़ा होगा, बिहार में कौन सा जिला है जहाँ पे नगरीकरण सबसे ज्यादा, वही जहाँ बैठे वही तो है, यही है ना आपका। तो आप लिख दो कि पटना में नगरीकरण ज्यादा है। पूरे के पूरे इंडिया में नगरीकरण का दर आप 31% है, और बिहार में 11% है। तो पूरे इंडिया की तुलना में बिहार में नगरीकरण का रेट क्या है, कम है। और लिखो कारण, क्या क्या कारण है। तो वो टॉपिक अलग हो जाएगा, वो टॉपिक में अलग ही करके डील करूंगा। बिहार में नगरीकरण, बिहार में नगरीकरण, मृदा अपरदन में आपको कुछ स्पेशल नहीं है। बिहार में जाकर के बिहार सरकार ने वही काम किया है जो कि भारत सरकार ने आपका प्रोजेक्ट चलाए हुए है। हाँ, बिहार सरकार ने वानिकी कार्यक्रम के लिए कुछ अलग अलग प्रोग्राम चलाए हुए हैं, उस प्रोग्राम को उठाइए और यहाँ पे डाल दीजिए। आदिवासी में इकोनॉमिक्स के टीचर जब आपको पढ़ाएंगे, तो इकोनॉमिक्स के टीचर आपका बिहार की इकोनॉमिक सर्वे में कुछ डाटा देंगे आपको। आदिवासी में उस डाटा को लेकर के इसमें सजाइएगा। देखिए इसमें क्या करना, सजाना है। जैसे मान लीजिए आपका, हम इंडस्ट्री की बातें करें, तो इंडस्ट्री में कुछ डाटा हम यूज करेंगे। आप तुरंत दिखाइएगा कि बिहार के जीडीपी में बिहार के उद्योगों का कितना प्रतिशत हिस्सा आता है। ये तो आपको बिहार की इकोनॉमिक सर्वे से मिलेगा। टीचर इकोनॉमिक सर्वे बढ़ाएगा, वहां से लीजिएगा और डाल दीजिएगा। तो ये काम आपको खुद से करना पड़ेगा, ये काम आपको क्या करना पड़ेगा, खुद से करना पड़ेगा। और ये काम हम भी कर सकते हैं। प्रॉब्लम यही है कि आपको सारे सब्जेक्ट पढ़ाने हैं, तो कुछ तो आपको खुद से करना पड़ेगा। देखिए कुछ खुद से करना पड़ेगा, और यही काम आपको खुद से करना है। मैं आपको बताता हूँ कि देखो, जब मृदा लिखना, तो मृदा में दिखाना कि भारत की इतने % हिस्से पे ये मिट्टी है। मैंने बोला एनसीईआरटी से डाटा निकालो और डाटा निकाल के डाल दो। देखिए डाटा नहीं डालोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, डाल दोगे तो हर क्वेश्चन पे आधा नंबर ज्यादा मिल जाएगा। आईवास में 1 नंबर आपको ज्यादा मिल जाएगा। आपने अपने आंसर को डाटा के साथ क्या कर दिया, सपोर्ट कर दिया, आंसर और अच्छा हो जाएगा। क्लियर है ना। ठीक है, पढ़ते हैं आगे। यहाँ से एक क्वेश्चन लिखिएगा। देखो, जनसंख्या 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 जहां एक तरफ जनसंख्या, जहां एक तरफ आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, वहीं दूसरी तरफ
विशाल जनसंख्या, दूसरी तरफ विशाल जनसंख्या आर्थिक विकास के मार्ग में, आर्थिक विकास के मार्ग में, विकास के मार्ग में प्रमुख बाधा भी है। आर्थिक विकास के मार्ग में प्रमुख बाधा भी है, प्रमुख बाधा भी है, बाधा भी है। ठीक है, लिखना स्टार्ट कीजिए, शुरू कर दीजिए, लिखना स्टार्ट कीजिए आराम से।
इतनी जल्दी कैसे लिख लोगे तुम? 4-5 पॉइंट लिख के खत्म कर दिया तुमने। 4-4 पॉइंट क्यों लिखा हमारा? 5-5 8-8 पॉइंट लिखो। चलिए देखिए, सबसे पहले हम भूमिका देख लेंगे। भूमिका में आप दिखा दीजिएगा आर्थिक विकास। ठीक है, भूमिका में आर्थिक विकास दिखा दीजिएगा। ठीक, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट, आर्थिक विकास दिखा दीजिएगा। आप लिख लीजिएगा। ठीक है, कि आर्थिक विकास का सामान्य अर्थ किसी भी देश के अर्थव्यवस्था में त्वरित वृद्धि के साथ साथ उस देश में निवास करने वाले नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता में वृद्धि करना होता है। आर्थिक विकास जहाँ एक तरफ देश में आर्थिक वृद्धि, आधारभूत अवसंरचना, सेवाओं में वृद्धि करती है, वहीं दूसरी तरफ देश में निवास करने वाले लोगों के जीवन की गुणवत्ता स्तर में भी क्या होती है? वृद्धि होती है। उसके बाद लिखना कि किसी भी देश का आर्थिक विकास या किसी भी देश के आर्थिक विकास को प्रभावित करने वाले कई कारक हैं, जैसे भौतिक कारक, ठीक है, भौतिक कारक, आर्थिक कारक, ठीक है, आर्थिक कारक, सामाजिक कारक, सांस्कृतिक कारक, ऐतिहासिक कारक। इन्हीं कारकों में एक महत्वपूर्ण कारक जननांकी कारक भी है। जनसंख्या से संबंध किससे? जननांकी कारक भी है। उस पर पैराग्राफ चेंज करना और लिखना है कि किसी भी देश के जननांकी कारक के अंतर्गत जनसंख्या से संबंधित तथ्यों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तथ्यों का अध्ययन किया जाता है। अर्थव्यवस्था में लेबर जो वर्क फोर्स होता है वो ड्राइवर फोर्स होता है। क्या होता है? ड्राइवर फोर्स होता है। इस पूरे के पूरे पैराग्राफ को समझो, इस पूरे के पूरे पैराग्राफ को हमें जोड़ देना है कार्यबल से। इसे जोड़ देना है कार्यबल से, जोड़ देना, समझ लो मैं क्या कहना चाहता हूँ ना? इसको जोड़ देना है कार्यबल से, जोड़ देना है या इसे जोड़ देना है जननांकी लाभांश से। जननांकी लाभांश नहीं होता है ना? जननांकी लाभांश समझ रहे नहीं समझ? आप तो पढ़ाऊंगा। जननांकी लाभांश का मतलब आपका किसी भी जनसंख्या का वह प्रतिरूप जब उस जनसंख्या में अदर जनसंख्या में कार्य करने वाले युवाओं की संख्या क्या हो जाती है? ज़्यादा हो जाती है। उसी अवस्था को जननांकी लाभांश कहते हैं। में इसको जोड़ देना है जननांकी लाभांश से। इसके अंदर आपको डाटा देना है। डाटा में आपको दिखाना है 2011 की जनगणना। ठीक है, 2011 की जनगणना, और जनगणना में भारत की कुल जनसंख्या दिखानी है। भारत में कुल जनसंख्या दिखानी 121 करोड़ जनसंख्या दिखानी है, और 121 करोड़ जनसंख्या में आप युवाओं की जनसंख्या दिखानी है। युवाओं की जनसंख्या कितना % है ये दिखाना है। ठीक है, और जैसे ही युवाओं की जनसंख्या को आप दिखाओगे, अपने यहाँ पे ड्राइवर फोर्स बन जाएगा। अपने यहाँ पे क्या बन जाएगा? ड्राइवर फोर्स बन जाएगा। तो पहला पैराग्राफ पूरी तरह से डेडिकेटेड होगा हमारा वर्क फोर्स के लिए, कार्यबल के लिए, और इस वर्क फोर्स कार्यबल को हम दिखा देंगे एज ए ड्राइवर फोर्स। एज ए ड्राइवर फोर्स दिखा देंगे। पहला डायमेंशन हमारा पूरा हुआ। दूसरे डायमेंशन में चलेंगे, आपका समझिएगा, दूसरे डायमेंशन में चलेंगे तो किसी भी अर्थव्यवस्था के विकास के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है उस अर्थव्यवस्था में एक बड़ा बाजार हो। क्या हो? बड़ा बाजार हो, और अधिक जनसंख्या एक बहुत बड़े बाजार को उपलब्ध कराती है। लिख रहा हूँ मैं आपको यहाँ पे, बड़ी जनसंख्या एक बाजार के रूप में, बड़ी जनसंख्या एक बाजार के रूप में, बड़ी जनसंख्या एक बाजार के रूप में। ठीक है,
बड़ी जनसंख्या एक बाजार के रूप में आप इसको दिखाएंगे एग्जाम्पल के साथ आप दिखा देंगे, ठीक है। बड़ी जनसंख्या एक बाजार के रूप में, एग्जाम्पल में आपका उत्तर भारत का विशाल मैदान ले लीजिएगा, उत्तर भारत का विशाल मैदान आप ले लीजिएगा और दिखा दीजिएगा यह मैदान कितना बड़ा बाजार है, चाहे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हो, चाहे कपड़ा उद्योग हो, चाहे कोई और उद्योग हो। आई बात में इसको आप एक बड़े बाजार के रूप में दिखा दीजिएगा। अरे महाराज जग जाओ यार, तुम कहाँ सो रहे हो, तुम पानी पिलाओ, फेंको यार इसके सर के ऊपर पहले, ठीक है। यहाँ पे आपका जनसंख्या को हम जोड़ रहे हैं, वो विकास है, हमारा सो रहे हैं, सोने में सब विकास हो जाएगा, ठीक है। तो बड़ी जनसंख्या एक बड़े बाजार के रूप में, ठीक है। तो देखो, या तो मैं आप लोगों को सिखा दूं आंसर लिखना, या तो तुम लोग सो ही जाओ फिर, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूँ, देखो आपने पॉइंट वाइज लिखा है इसे, आपने क्या लिखा है, पॉइंट वाइज लिखा है। मैं आपको क्या कहते हैं सिखा रहा हूँ इस चीज को अलग अलग, मैं भी पॉइंट वाइज ही हूँ, लेकिन मैं अलग अलग क्लियर डायमेंशन दिखा रहा हूँ। मैं अलग अलग क्या दिखा रहा हूँ, क्लियर डायमेंशन दिखा रहा हूँ आपका, ठीक है, क्लियर डायमेंशन दिखा रहा हूँ। सुनो ध्यान से, जैसे क्या कहते हैं, दो तरीका है आपका, क्या कहते हैं। पहला तरीका क्या देखा है कभी, क्या कहते हैं शादी में गए हो, सुबह सुबह आपका दूल्हा है, उसको आपको लोग देखने आते, पैसा वैसा देते हैं, देखा है आपका। एक तरीका तो ये क्या कहते हैं आपका, हम पैसा ले हाथ में मोड़ के दे दें, हम नहीं देंगे हाथ में मोड़ के, हम गिन के देंगे। क्या देंगे हम आपका, गिन के, ये लो 500 का नोट, ये लो 1000 का नोट, ये लो 100 का नोट, ये लो 50 का नोट, हम दिखाएंगे पूरी दुनिया को कितना नोट हमने दिया है। आई बात सुनी। अब तुम बोलोगे नहीं हम नहीं दिखाएंगे, आपका मुंह, आपको मुट्ठी बांध के दे दो, मुट्ठी बांध के दे दो, तुम्हारे बारे में कोई नहीं जानेगा और हम तुमसे कम देंगे, गिन गिन के देंगे उसको, गिन गिन के देंगे, सब जानेंगे अच्छा उसने 100 का नोट दिया था, 500 का नोट दिया था, 50 का भी नोट था, 20 वाला भी नोट था उसमें आपका, देखिए सब जान जाएगा। हमें दिखाना है, हमें क्या करना है, दिखाना है कि देखो हमने कितने डायमेंशन में आंसर को कनेक्ट किया है। हम भी पॉइंट वाइज ही करेंगे, जब बड़ी जनसंख्या के बाजार के रूप में लिए तो पॉइंट वाइज ही करेंगे ना आपका, ठीक है, पॉइंट वाइज ही करेंगे कि हम बोलेंगे पहले हमने एक ड्राइवर फोर्स के रूप में दिखाया, फिर हमने किसको दिखाया, एक बाजार के रूप में दिखाया, तीसरा डायमेंशन लेके चलेंगे हम। तीसरा डायमेंशन लेके अगर हम चलेंगे तो आप सुनिए ध्यान से, तीसरा डायमेंशन लेके चलेंगे तो आप बताइएगा, अगर हमारी बड़ी जनसंख्या है, सुनिए बस ध्यान से बच्चे, अगर हमारी बड़ी जनसंख्या है, ठीक है, तो बड़ी जनसंख्या समझो आपका एक बड़े, समझो बड़ी जनसंख्या, अगर देखो अगला डायमेंशन कहाँ जोड़ के जा रहे हैं, अगर बड़ी जनसंख्या है तो सिंपल सी बात है, इस बड़ी जनसंख्या की मांग, अब इसको हम जोड़ेंगे, बड़ी जनसंख्या की जो मांग होगी आपका, ठीक है, अवसंरचना की होगी, हाँ या ना, मांग किसकी होगी आपकी, अवसंरचना, बिजली का डिमांड होगा, रोड का डिमांड होगा, पानी का डिमांड होगा, अवसंरचना की डिमांड होगी। इसकी डिमांड होगी आपका, समझो आपका बहुत बेहतर आवास की मांग होगी, सुनते जरा आपका, इसका डिमांड होगा बेहतर आवास का मांग होगा, इसका डिमांड होगा आपका परिवहन का मांग होगा, ठीक है, ये तेज और उन्नत परिवहन की मांग करेगी, इसकी डिमांड होगी अलग अलग प्रकार के सेवाओं की मांग होगी, ठीक है, सेवाएं, बताओ इतनी सारी चीजें जब मांग की जाएंगी, ठीक है, तो बताओ ये सारी की सारी चीजें आपको अपनी इकोनॉमी में विकसित करनी पड़ेगी, और अगर ये सारी चीजें अपनी इकोनॉमी में विकसित करोगे तो क्या आपका जीडीपी नहीं बढ़ेगा, बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, आपका जीडीपी बढ़ता चला जाएगा, आपका जीडीपी क्या होता जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। थोड़ा और आगे चलते हैं, समझो थोड़ा और आगे चलते हैं, ठीक है, बड़ी जनसंख्या एवं बृहत रोजगार की मांग, सुनते जाना ध्यान से, बड़ी जनसंख्या एवं बृहत रोजगार की मांग, बृहत रोजगार की मांग। आप बताइए, अगर बड़ी जनसंख्या है तो बड़ी जनसंख्या को रोजगार ज्यादा चाहिए, अभी रोजगार ज्यादा चाहिए आपका, रोजगार अगर ज्यादा चाहिए तो रोजगार ज्यादा मिलेगा कैसे, रोजगार ज्यादा मिलेगा कैसे, और आप मान लीजिए आपका देश के प्रधानमंत्री हो तो रोजगार क्रिएट कैसे करोगे आप, रोजगार क्रिएट करने के लिए कृषि का विकास करना होगा, हाँ या ना, रोजगार क्रिएट करने के लिए कृषि केवल और केवल बताओ कृषि का विकास करना होगा या उद्योग का विकास भी करना होगा, ठीक है, उद्योग का विकास करना होगा। रोजगार क्रिएट करने के लिए आपका सेवा क्षेत्र का विकास करना होगा, ठीक है, सेवा क्षेत्र का विकास करना होगा। रोजगार के लिए आपका समझो आपका अन्य क्षेत्र का विकास करना होगा, परिवहन क्षेत्र का विकास करना होगा, अनुसंधान करना होगा, ये सारे विकास करने होंगे, देखिए ये सारे विकास अगर करने होंगे तो बताओ ये सारी की सारी चीजें बताओ आर्थिक विकास से जुड़ी हैं कि नहीं जुड़ी हैं, सारी की सारी चीजें आपका किसके साथ जुड़ी हुई हैं, सारी की सारी चीजें आर्थिक विकास के साथ जुड़ी हुई, सब जुड़ी हैं आर्थिक विकास के साथ, ठीक है। थोड़ा सा और आगे चलो, बृहत जनसंख्या की बातें अगर हम करेंगे, समझिएगा, बृहत जनसंख्या की बातें करेंगे आपका, यहाँ से आगे बृहत जनसंख्या, बृहत जनसंख्या की बातें करेंगे तो इसके लिए शिक्षा, ठीक है, शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरंजन के साधन, शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरंजन के साधन, इन सभी की डिमांड होगी, इन सभी की डिमांड होगी, इन सभी की मांग होगी, इन सभी की मांग होगी तो सरकारें क्या करेगी, इस मांग को पूरा करेंगी। अगर सरकारें इस मांग को पूरा करें तो देश में निवेश ज़्यादा आएगा, क्या ज़्यादा आएगा, निवेश ज़्यादा आएगा, देश में निवेश अगर ज़्यादा आएगा तो सिंपल सी बात है देश का विकास क्या होगा, ज़्यादा होगा। इस प्रकार जनसंख्या देश के आर्थिक विकास के बैकबोन के रूप में है। कहानी खत्म नहीं हुआ, चौथी पैराग्राफ और लिख देना अगर आपके पास टाइम है तो, टाइम नहीं है कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, अगर टाइम अगर आपके पास है आप जरूर लिख दीजिएगा,
ठीक है, जनसंख्या एवं संसाधनों का महत्तम उपयोग, संसाधनों का महत्तम उपयोग। देखिए, इसमें आप दिखाइएगा जनसंख्या अगर अधिक है, समझो जनसंख्या अगर अधिक है तो अधिक जनसंख्या की मांग अधिक है। इसके कारण देश में उपलब्ध संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग संभव हो सकेगा। साथ ही साथ बढ़ती जनसंख्या की मांग को पूरा करने के लिए अत्यधिक संसाधन को ढूंढने की आवश्यकता होगी, जिसके कारण देश में नए नए संसाधन भी ढूंढे जाएंगे जो कि अनुसंधान को भी बढ़ावा देगा। आदिवासी में इस प्रकार 6 पैराग्राफ लेकर के हमने सपोर्ट कर दिया कि कैसे एक जनसंख्या आर्थिक विकास को प्रभावित करती है। आदिवासी में देखिए, उसके बाद तुरंत लिखना, आपका पैराग्राफ चेंज करना है, तुरंत पैराग्राफ चेंज कर देना, लिखना है आपका। देखिए, बड़ी जनसंख्या, समझो आपका बड़ी जनसंख्या किसी भी देश के अर्थव्यवस्था के विकास के लिए ड्राइवर फोर्स का काम करती है। किंतु यही बड़ी जनसंख्या जब एक निश्चित आकार से बड़ी हो जाती है तो आर्थिक विकास के मार्ग को अवरुद्ध कर देती है, जिसे निम्नलिखित बिंदुओं की सहायता से स्पष्ट किया जाता है। अब समस्या दिखा देना। अब समस्या वाले पॉइंट पे क्या करना, 1 2 3 4 5 6 7 8 लिखते चले जाना। ठीक है, अब यहाँ पे दिखा देना आपका प्रॉब्लम्स, यहाँ पे दिखा देना समस्या। यहाँ पे आप प्रॉब्लम दिखा दीजिएगा, प्रॉब्लम या समस्या। ठीक है, या ऐसे समस्या मत लिखना, ऐसे लिखना। बृहद जनसंख्या आर्थिक विकास के बाधक के रूप में। ठीक है, अब टॉपिक आपका कट जाएगा, आप तुरंत कीजिएगा। देखो, आप चाहो तो किसी भी पैराग्राफ में कर देना, आर्थिक बाधक के रूप में। देखो मैं कैसे कर रहा हूँ, आर्थिक बाधक के रूप में। अब समझ सकते हो मैं क्या कहना चाहता हूँ। ठीक है, आर्थिक बाधक के रूप में समझ सकते हो मैं क्या कहना। बड़ी जनसंख्या अगर होगी, सिंपल सी बात, रोजगार कम होगा। ठीक है, रोजगार कम होगा तो जीविकोपार्जन की क्या होगी, समस्या होगी आपका। बड़ी जनसंख्या अगर होगी आपका तो रोड पे प्रेशर क्या होगा, ज्यादा। उन्हीं सब चीजों को लिखते चले जाना है। तो आर्थिक बाधक के रूप में हो जाएगा। बड़ी जनसंख्या अगर होगी, समझिए, बड़ी जनसंख्या अगर होगी, जनसंख्या अगर बड़ी है, ठीक है, तो अवसंरचनात्मक बाधा के रूप में, अवसंरचनात्मक बाधक के रूप में। अब इसमें क्या दिखाएंगे आप लोग बताइएगा। इसमें दिखा दो कि जल की अव्यवस्था, जल की समस्या, विद्युत की समस्या, रोड का समस्या, रोड का समस्या, समझो आपका हाई क्वालिटी की आवास का समस्या, यही होगा ना भाई। अवसंरचना में तो यही शामिल होता है। देखिए, जल निकासी की समस्या, गंदी मलिन बस्ती का समस्या, इस सारा दिखा देना अवसंरचनात्मक बाधक के रूप में। इसके बाद दिखाना क्या कहते हैं आपका, पर्यावरणीय बाधक के रूप में। पर्यावरणीय बाधक के रूप में दिखा दीजिएगा। पर्यावरणीय बाधक के रूप में जब दिखाइएगा, इसको आपका पर्यावरणीय समस्याओं से जोड़ दीजिएगा। बढ़ती हुई जनसंख्या क्या क्या समस्याएं पैदा करती है। आदिवासी में जनसंख्या बताओ बढ़ेगी तो समस्या पैदा होगी कि नहीं होगी आपका। तो बढ़ती हुई जनसंख्या को आप दिखा दीजिए पर्यावरणीय बाधक के रूप में। ठीक है, उसके बाद दिखा दीजिएगा सामाजिक बाधक के रूप में। सामाजिक बाधक के रूप में हम दिखा देंगे आपको। सामाजिक बाधक के रूप में बड़ी जनसंख्या समाज में अपराध पैदा करती है। में बड़ी जनसंख्या समाज में अपराध पैदा करती है, आपका सामाजिक अव्यवस्था फैलाती है, सामाजिक भाईचारे को तोड़ देती है, समाज में प्रदूषण पैदा करती है। ठीक है, समाज में प्रदूषण पैदा करती है, इसके कारण समझो प्रवासन की दर क्या हो जाती है, बढ़ जाती है आपका। ये सारा चीज आप जोड़ दीजिएगा सामाजिक बाधक के रूप में। कहाँ जोड़ देना है, सामाजिक बाधक के रूप में। 4 पैराग्राफ लीजिए, हर पैराग्राफ पे या हर एक डायमेंशन में आपका 3.4 पॉइंट लिखिए, अपने आंसर को समअप मारिए। ठीक है, शॉर्ट बोला है 4 पैराग्राफ लेके थोड़ा थोड़ा लिखेंगे, लॉन्ग बोला है 4 पैराग्राफ लेके कुछ ज्यादा एक्सप्लेन कर देंगे आदिवासी में, और आपका आंसर क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। लास्ट में डालो कंक्लूजन। अगर आपके पास समय है तो अच्छी बात है, समय नहीं तो छोड़ दीजिए इसे। ठीक है, कंक्लूजन या निष्कर्ष। कंक्लूजन या निष्कर्ष में क्या डालोगे, आपका भारत की स्थिति दिखाओगे। कंक्लूजन निष्कर्ष में क्या दिखाओगे, भारत की स्थिति दिखाओगे। आपको 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या 121 करोड़ है। यह अनुमान लगाया जा रहा है कि 2021 में 2021 की जनगणना के अनुसार यह जनसंख्या 144 करोड़ को पार कर जाएगी। अर्थात देश में उपलब्ध संसाधनों की तुलना में, देश की संसाधन की तुलना में जनसंख्या का आकार बड़ा है। यही कारण है कि भारत को आपका अत्यधिक जनसंख्या वाला देश कहा जाता है। अतः आवश्यकता इस बात की कि भारत सरकार जनसंख्या नियंत्रण की नीति बना करके जनसंख्या को नियंत्रित करते हुए, समस्याओं को दूर करते हुए आर्थिक विकास की बाधा को दूर करे। काम खत्म। में हमें भारत के साथ इसको जोड़ के दिखाना है। हमारे यहाँ क्या है, समस्या है। हमारे यहाँ क्या है, समस्या है। आपका हो सकता है आपका रसिया में कम जनसंख्या समस्या हो, हमारे यहाँ ज्यादा जनसंख्या समस्या है।
ठीक है, हमारे यहाँ ज़्यादा बड़ी जनसंख्या समस्या एक अनुमान कहता है कि देश में उपस्थित जो संसाधन है वो केवल और केवल 80 करोड़ जनसंख्या के लिए सफिशिएंट है। हमारे यहाँ जितना संसाधन है ना, उसमें केवल और केवल 80 करोड़ जनसंख्या खुशहाल रह सकती है, और हम 2 गुने के आसपास। कहाँ है आपका 2 गुने के आसपास आपका? तो किसी को लाइट मिलेगा, किसी को लाइट नहीं मिलेगा, किसी को प्रोटीन मिलेगा, किसी को प्रोटीन नहीं मिलेगा, किसी को सुबह शाम 4-4 रोटी मिलेगा, तो किसी को सुबह शाम में 1 टाइम रोटी मिलेगा, किसी को सुबह शाम दोपहर आपका तीनों टाइम दाल मिलेगा, किसी को दाल ही नहीं मिलेगा। आवास में किसी को रोजगार मिलेगा, किसी को रोजगार नहीं मिलेगा। ये हमारी प्रॉब्लम है कि हमारी जनसंख्या एक लिमिट को क्रॉस कर चुकी है, आपका लिमिट को क्रॉस कर चुकी है, और लिमिट को क्रॉस कर दिया तो जो जनसंख्या हमारे लिए आपका प्रॉफिटेबल थी, वही जनसंख्या आज हमारे लिए क्या बन गई है? बाधा बन गई है, समस्या बन गई है, चुनौती बन गई है। आ रही थी बात में? तो कल का हमारा पूरा का पूरा जो टॉपिक होगा वह होगा आपका माइग्रेशन पे। कहाँ पे होगा? माइग्रेशन पे होगा। कल पूरा का पूरा टॉपिक हमारा डिस्कशन होगा माइग्रेशन। सुन लो, घर से पढ़ के आना। प्रवासन, प्रवासन की कारण क्या है, प्रवासन की प्रभाव क्या है, प्रवासन के प्रभाव के साथ साथ समझो आपका प्रवासन के कारण कौन कौन सा समस्या उत्पन्न हुई है, इन सभी के ऊपर हम लोग क्या करने वाले हैं? डील करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है बालक? नोट्स मिल जाएगा, डलवा दूंगा भी। ठीक है, परेशान मत रहिए। आपको नोट्स आपको क्या है, बन रहा है, आपको थोड़ा टाइम लग सकता है, मैं डलवा दूंगा, परेशान नहीं। हम जलनांकी लाभांश अलग से डिस्कस करेंगे, हाँ अलग से डील करेंगे हम। कौन सर? हाँ बोलिए क्या? अब जोड़ो, इंफ्रास्ट्रक्चर में ऊर्जा नहीं आएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर में ऊर्जा क्या है? नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, नहीं होगा। इतना पढ़ाए हम आपको, जवाब दीजिए। एक लिमिट है ना पढ़ाने का। आप खुद से पढ़ लो, ऊर्जा खुद से पढ़ लेना आपका। और ऊर्जा तुमको क्या कहते हैं? साइंस टेक में पढ़ाया गया होगा ना जी। ऊर्जा क्या कहते हैं? जो रीन्यूएबल एनर्जी, वो साइंस टेक में तो पढ़ाया गया होगा ना, तो वहीं से खत्म करो। नए झूठ बोले थे, बेकार की बात है। सोलर एनर्जी हम क्यों पढ़ाएं जी? विंड एनर्जी हम क्यों पढ़ाएं? आपके नोट्स होगा, नोट्स आप ले करके उसको कवर कर लीजिएगा। वैसे एनर्जी से बहुत ज्यादा सेक्टर से क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है। आपके पास अगर टाइम बचता है तो आप कवर कर लीजिएगा। आपको लगता है कि टाइम अगर पास नहीं तो छोड़ दीजिएगा, अपने से कर लीजिएगा। अपने जब टॉपिक कवर कीजिएगा तो फोकस कीजिएगा रीन्यूएबल एनर्जी पे, ठीक है ना। नवीकरणीय ऊर्जा पे फोकस कीजिएगा, और बिहार में जाकर के नवीकरणीय ऊर्जा की बातें कीजिएगा। एक तरीके से देखो तो मैंने डील कर दिया है आपका, हमने जब आपका मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट डिस्कस किया था तब। देखिए आप खुद से पढ़ लीजिए, सारे टॉपिक बच्चा डील नहीं कर पा सकते, मुश्किल है। आप पढ़ लीजिए, ठीक है ना, आप पढ़ लीजिएगा। आप बैठ जाइए। मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, बैठिए। लास्ट क्लास क्या हुआ था आप लोगों का? कल हम लोगों ने डिस्कशन किया था सॉइल ऑफ बिहार ना, बिहार की मृदा के बारे में कल हमने डिस्कस कर लिया था कि बिहार में कौन कौन सी मृदा है और उस मृदा का रीजन क्या है और उस मृदा की अपनी कैरेक्टर क्या है। उसको हम लोगों ने रीजन वाइज जोड़ दिया था, ठीक है। हिमालय के साथ जोड़ दिया था, प्लेटू रीजन के साथ जोड़ दिया गया था, और गंगेटिक प्लेन के साथ जोड़ दिया गया था। टॉपिक